तो आज देश पूछता है, मोदी जी प्रधानमंत्री आप, देश की सेना आप पे, सीबीआई आप पे, ईडी आप पे, हर संस्था आप पे, फिर आरडीएक्स आ कैसे गया, पुलवामा में हमला हो गया। तो मैं पूछता हूं मोदी बता, या तो कल तक डूब के मर जाना जमुना के अंदर, या बता जब सारी संस्थाएं तेरे अंडर में हैं तो हमारे पास पैसा कहां से? अभी तो चुनाव आने दो, ये मंदिर में गाय का मीट फिकवा देंगे और मस्जिद में सुअर का मीट फिकवा देंगे और फिर लड़ा देंगे हम लोगों को धर्म और जाति पे। ये हमारा जो ये अनाज है, ये जिस दिन अडानी अंबानी के गोदाम में पहुंच जाएगा, फिर आप 150-200 रुपए किलो अगर आप अनाज खा सकते हो तो हमारा विरोध करें। कानून में काला क्या है? तो आप बताइए, जो इन्होंने एक कानून लाए हैं अनलिमिटेड भंडारण, अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? ये माताएं कर लेंगी, इनके पास है पैसा, आपके पास है पैसा या मेरे पास है पैसा, अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? उद्योगपति। मैं अपनी खेती में स्वयं मेहनत करके मैं कर्जे में जा रहा हूं और अंबानी वहां बंबई में बैठ के और अडानी वहां बॉम्बे में बैठ के हमारे खेतों में खेती करके मुनाफा कमा लेंगे। वो फार्मूला हमें क्यों नहीं बताते ये लोग कि देश की जनता को इतना गरीब कर दो, इतना कमजोर कर दो कि वो सिर ना उठा सके और अपने चहेते 5-7 उद्योगपतियों को ऊपर रखो तो देश चला सकते हो, तुम राज्य कर सकते हो। तो जैसे राक्षस की जान उस तोते में थी, इस मोदी की जान इस ईवीएम में है। वरना ये ईवीएम आज हटा दो, कल मोदी इन किसानों के धरने में आके इनके चरणों में पड़ जाएगा। उसको पता है ये कितना भी कूद ले, वोट ये किसी को दे ले, मुझे तो ईवीएम दे देगी 350। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो ऑन एयर ते मैं हरमन धूर। अज असी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हाँ ते इथों का माहौल भी जे दूजे बॉर्डर नाल कंपेयर करिए ते टिकरी वर्गा ही आ। हालांकि 3-4 किलोमीटर दा दे विच जिहड़ा मोर्चा लग्या होया है, टकैत साहब दी जिहड़ी अगवाई दे विच ये मोर्चा डटिया होया, पर जे डिसिपलिन की गल करिए, जे सैटिंग की गल करिए तो बड़े सोहने तरीके नाल 2 सड़कों को इन्होंने ब्लॉक किया होया और दोनों पासियां दे उत्ते टेंट लगे हुए आ। लंगरां की काफ़ी तादाद हैगी आ और जिहड़े लोग काफ़ी सारे बैठे हुए आ स्टेज के उत्ते भी। रौनक दूजियां स्टेजां दे वांगू भरी रहिंदी आ। वो भी जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे, देख सकते हो सोहने तरीके नाल। और जिहड़ी खास चीज़ आ, जिहड़ी खास प्रॉब्लम इस वेले ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते आ रही है और ट्रैफिक की आ रही है कि जे कोई एंबूलेंस गुजरनी होवे, जे कोई चीज़ गुजरनी होवे तो वह सिरे तो सिरे तक जा नहीं सकती। सो इस मोर्चे की टिकरी वांग खासियत यही है कि इत्थे सब कुछ सोहने डिसिपलिन दे विच आ। हालांकि कहा जाता कि जो शुरुआती दौर सी उदों थोड़ा जिहा कुछ सी इदां दा कि लोगों के बैठन उठन का तरीका जां कुछ सैटिंग ऐसी नहीं सी, पर खैर शुरुआती दौर सी। हुण क्योंकि ये मोर्चा लंबा चल रहा है तो सारे पासे जिस तरीके नाल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर उत्ते चढ़दी कला है, टिकरी बॉर्डर उत्ते चढ़दी कला, तो इत्थे भी चढ़दी कला दे विच जिहड़े लोग बैठे हुए आ। औरतां जिहड़ियां कुछ हैगियां, हालांकि औरतां की शमूलीयत ਸਿੰਘੂ और टिकरी के मुकाबले कुछ घट है, पर हैगी आ। और इत्थे कुछ औरतां जिहड़ियां मौजूद है, उन्हां नाल गल करन दी कोशिश करदे हैं, जानदे हैं कि वो इत्थे कित्थों आईयां होईयां ने। सत श्री अकाल मां। सत श्री अकाल जी। कित्थों आए हैं तुसीं? हाँ जी, असीं तां दिल्ली तो आए हैं जी। दिल्ली तो इत्थे लंगर सेवा करन आंदे आ जी जी। ते अंदोलन चल रहा है, किसानां दे हक्कां दी लड़ाई है, तो असीं भी चाहते हैं कि ये लड़ाई जीती जाए जी। ते अपने घर बार छड़ के इत्थे बैठे होए हैं। इन्हां नूं कितना लंबा चिर हो गया, सर्दी भी निकल गई, गर्मी भी आ गई, तो इन्हां फैसला है कि बैठे रहना जब तक कानून रद्द ना हो जाए। तुहानूं दिल्ली के लोगों को दर्द महसूस हुंदा, सरकार नूं क्यों नहीं महसूस हुंदा? पता नहीं सरकार किस मिट्टी दी बनी है। बाकी तो सारे बंदे जो है वो हाड़ मास दे बने हुए, सबनों दर्द हुंदा है। जब किसी दे सट लगती है तो दर्द हुंदा ही है। सरकार दा पता नहीं वो सरकार किद्दां दी है। पहली बार हो रहा है साडे जीवन विच कि इदां दे लोग सरकार विच चुने गए जिन्हां दे अंदर दर्द नहीं है। तो नहीं होना चाहिए, सरकार नूं भी सोचना चाहिए, तो दर्द महसूस करना चाहिए। दर्द महसूस होएगा तो ही वो इस पासे कुछ विचार करेगी, तो किसानों के हितों के बारे सोचेगी तो रद्द करेगी जी। आंटी तुसी भी दिल्ली तो ही आए हुए हो? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ। ਮੋਦੀ ਕਰ ਦੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਭੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਜਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਸ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਜੂਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਲੋੜ ਜਾਣ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ पिछला विश्लेषण करिए तो कित्थे आके खड़ गए? अभी हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे, और अभी हमें लड़ाई ये लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अभी दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है, बंगाल चुनाव में है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे किसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का किसान इस बॉर्डर पे है गाजीपुर पे। और अभी गन्ना डालना, गन्ना बोना और गेहूं की कटाई, और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो उसकी वजह से थोड़ा अभी कम है। लेकिन वो चुनाव में ज़रूर हैं, वो खेती में ज़रूर हैं, लेकिन उनकी नज़र यहीं है। अगर यहाँ से अभी हम लोग एक कॉल कर दें तो आधा घंटे के अंदर उधर से लाइन शुरू हो जाएगी इधर के लिए, क्योंकि हम लोग सब इसी नज़र में रहते हैं। क्योंकि जो एक बार 28 जनवरी को हमारे साथ हो चुका है, वो अब दोबारा नहीं होने देंगे बॉर्डर पे सरकार को। और सरकार को चेतावनी भी है हम लोगों की कि ये कोरोना कोरोना कोरोना, इसका हमको डर ना दिखाए, क्योंकि कोरोना से हम उसका पालन करेंगे। आप गाइडेंस भेजिए, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी करना, और जो भी वो गाइडेंस भेजेंगे हम वो फॉलो करेंगे। लेकिन ये घर नहीं छोड़ेंगे जहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारे घर हैं। ये तभी छोड़ेंगे जब तीनों कृषि कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, उसके बाद ही घर वापसी होगी। और सरकार जो चाह रही है किसी संवैधानिक संस्था से कोई ऑर्डर पास करा दे, तो वो संवैधानिक संस्था भी कान खोल के सुन ले कि ऑर्डर पास करने से, किसानों के आंदोलन पर ऑर्डर पास करने से पहले 10 बार सोच ले। कहीं ऐसा ना हो कि देश का किसान उसके ऑर्डर को ऑर्डर तो बाद में देगी सरकार। अभी जिस तरीके से
की घटनाएं हो रही हैं देश में, चाहे वो बंगाल में चुनाव के दौरान खून खराबा होना हो, चाहे उस पे उसके टीएमसी पे कभी आरोप आते हैं, कभी बीजेपी पे की आरोप आते हैं, पर आम लोगों की जानें जा रही है वहाँ पे। अभी पिछले दिनी कुछ किसान आगुओं के बच्चों पे कभी कहीं पे हमले होने शुरू हो गए हैं। कल बहुत भयानक आग लगाई गई, एक जगह पे बंद करते हैं, चीखें चिल्लाना शुरू करते हैं लोग, तो दूसरी जगह पे लगती है, वहां पे चिल्लाना शुरू, तीसरी जगह पे, और टिकैत साहब की गाड़ी पे हमला होना, गोलियों के निशान थे। इन सबको कैसे देखते हैं? या फिर क्या आप उस दिन आसपास थे? क्या मामला हुआ था उस दिन? टिकैत साहब कहाँ थे जब गाड़ी पे गोलियां चली? वो सीकर राजस्थान में थे और वो बीजेपी के लोग थे, क्योंकि बीजेपी के ये जो लोग हैं ना, ये साइको हैं। अगर कोई इस तरीके से करता है, टिकैत साहब पे हमला करता है या किसी किसान पे हमला करता है, या किसानों के जैसे अभी सिंधु बॉर्डर पे कल आग लगा दी, टिकरी बॉर्डर पे आग लगा दी किसानों के टेंटों में, तो ये क्या है? ये अंधभक्त हैं आरएसएस के और कोई नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी भारत के किसी नागरिक से लड़ाई नहीं है किसान की, हमारी लड़ाई है सरकार से, भारत सरकार से। भारत सरकार कानून लाई है, हम उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो हमारी तो आम जनता से लड़ाई नहीं है। आम जनता के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारा जो ये अनाज है, ये जिस दिन अडानी अंबानी के गोदाम में पहुंच जाएगा, फिर आप 150-200 रुपए किलो अगर आप अनाज खा सकते हो तो हमारा विरोध करें। तो हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है किसान। और अडानी अंबानी के गोदाम में जाने का मतलब क्या है? एफसीआई गोदाम खत्म। जो देश की 80% जनता को राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, वो राशन भी नहीं मिलेगा, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार एफसीआई बंद कर देगी तो सरकार कुछ लेगी नहीं अपना अनाज, तो वो फिर इनको मिलेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है। और ये कहते हैं ना काला क्या है, कानून में काला क्या है, तो आप बताइए, जो इन्होंने एक कानून लाए हैं अनलिमिटेड भंडारण, अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? ये माताएं कर लेंगी, इनके पास है पैसा, आपके पास है पैसा या मेरे पास है पैसा। अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? उद्योगपति। तो कानून उद्योगपति के लिए है, ना कि किसान के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा? बड़े बड़े फार्म कौन बनाएगा? पैसे वाला। तो कानून हुआ फार्म के लिए, उसके उद्योगपति के लिए। दूसरी चीज, मैं अपनी खेती में स्वयं मेहनत करके मैं कर्जे में जा रहा हूं, और अंबानी वहां बंबई में बैठ के और अडानी वहां बॉम्बे में बैठ के हमारे खेतों में खेती करके मुनाफा कमा लेंगे। वो फार्मूला हमें क्यों नहीं बताते ये लोग? वही तो फार्मूला किसान पूछना चाहता है। तो ये सरकार चाहती है, क्योंकि ये पूरा एक षड्यंत्र है भारत के साथ। क्योंकि जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तभी से, क्योंकि आरएसएस का गुरु गोवलकर है और उसकी एक किताब है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, आप कभी उसे पढ़ना। उसमें साफ लिखा है कि वो हिटलर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, और हिटलर की आइडियोलॉजी ये थी कि देश की जनता को इतना गरीब कर दो, इतना कमजोर कर दो कि वो सिर ना उठा सके, और अपने चहेते 5-7 उद्योगपतियों को ऊपर रखो, तो देश चला सकते हो, तुम राज्य कर सकते हो। तो ये मोदी उसी हिटलर की उस पे चल रहा है कि सारे देश की। देखिए अब क्या हुआ, ये हम सबको ये समझ आ गया कि वो हिटलर की आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोकतांत्रिक देश है, लोग चुनाव में जाते हैं, वोटिंग करते हैं और फिर सरकार को चुनते हैं। हम सबको पता है कि वो हिटलर के जैसे बन रहे हैं, उसकी जैसे तानाशाही कर रहे हैं, या और जो राजे जिन्होंने तानाशाही की थी। फिर इसका तोड़ क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों हम उनको बार बार चुन पा रहे हैं? क्यों ऐसा है? अभी हरियाणा में विरोध हुआ बीजेपी के विधायकों का, पंजाब में विरोध हुआ, तो एक सडनली बात उठ गई लोकतांत्रिक देश की। हाँ, लोकतंत्र कहाँ गायब हो गया? विधायकों ने खुद जो धरने मोर्चे लगाए कि हमारी तरफ से लोकतंत्र क्यों खत्म हो गया हमारे लिए। तो ये चीजें समझ आने के बावजूद ये लोग स्ट्रांग फिर से क्यों हो रहे हैं? देखिए ये स्ट्रांग जनता नहीं कर रही इनको। देखिए, एक पहले एक कहावत थी कि एक राक्षस की जान एक तोते में थी, और जैसे ही तोते को नाड़ मरोड़ो तो राजा बिलबिलाता था, वो राक्षस।
तो जैसे राक्षस की जान उस तोते में थी, इस मोदी की जान इस ईवीएम में है। वरना ये ईवीएम आज हटा दो, कल मोदी इन किसानों के धरने में आके इनके चरणों में पड़ जाएगा। उसको पता है ये कितना भी कूद ले, वोट ये किसी को दे ले, मुझे तो ईवीएम दे देगी 350। वरना यही इतने बड़े ज्योतिषी हो गए कि जिस प्रदेश में कहते हैं 200 आएंगी तो 200 ही आती है, ना एक कम आती है ना ज्यादा आती है। लोकसभा में 2019 में इस तड़ी पार ने कहा 350, तो इनकी 350 ही आई, क्योंकि ये 545 में 350 पे सीट पे जो मशीनें जाती हैं उनको सेट कर देते हैं। और ये मशीनें सेट कहाँ से होती हैं? ये मशीनें सेट होती हैं बॉम्बे में जो 27 मंजिला मकान है अंबानी का, ये उससे सेट होती हैं, क्योंकि वही है। अरे जब हम यहाँ बैठ के 3 लाख किलोमीटर चांद पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये 2 आने की मशीन को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये लोग कर रहे हैं। तो पूरे देश को सबसे पहले ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का आंदोलन भी साथ साथ शुरू करना पड़ेगा, तब देश बचेगा। अब इन सब बातों के बारे में हम सब अवेयर हो चुके हैं। अब जो लोग इसके बारे में नहीं बात करते थे, अभी वो भी करते हैं। उनको भी पता है कि ये झोल हो रहे हैं भारत में। अभी अगर इसके हल के बारे में देखा जाए और आइंदा से आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम में कभी आए ही नहीं है, उसके लिए हल क्या सोचते हैं, क्या ढूंढते हैं? क्योंकि हरियाणा के बहुत बुजुर्गों से, जो आंतिल खाप के बुजुर्ग थे जिन्होंने एक उठाया था बीड़ा की मनोहर लाल खट्टर कुंडली मोर्चे से 8 किलोमीटर दूर आना चाहते थे अंबेडकर जयंती पे उद्घाटन करने के लिए अंबेडकर जी के बुत का, पर उन्होंने आगाह कर दिया कि अगर ये आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम इनको देखना ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब आने वाले वक्त में ऐसा कुछ भी ना हो। भविष्य से बोलते हैं कि सीखना चाहिए, हम लोग सीखते नहीं हैं। जब चुनाव आते हैं, शराब का लालच हुआ, पैसे का लालच हुआ, हम चुनते हैं लोगों को। परमानेंट हल क्या देख रहे हैं? हल क्या होने चाहिए? अब नफरत छोड़नी पड़ेगी हिंदुस्तान को। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुज्जर, नाई, तेली, बड़ी, ये पहले लड़ाएंगे धर्म पे। जब धर्म नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर आएंगे जाति पे, और जब जाति को भी नहीं तोड़ पाए तो इन्होंने कर दिया राष्ट्र पे, सेना पे, कि 2019 का चुनाव पुलवामा हमला कराया गया। अभी आपने देखा होगा अंबानी के मकान के सामने एक गाड़ी पकड़ी गई और उसमें कुछ विस्फोटक सामान था। पूरी सरकार ने सूंघ के भी पता कर लिया कि किस संगठन से इसके तार जुड़े हुए हैं, और 350 किलो RDX पुलवामा में गाड़ियों में घूमता रहा सेना के जवानों की हत्या कराने के लिए। आज तक कहाँ है वो जांच? पता चला कहाँ से आ गया 350 किलो RDX? कैसे आ गया? यही प्रधानमंत्री 2013 में दिल्ली में एक सभा कर रहे थे, चुनावी रैली, उसमें बोला था कि मनमोहन सिंह जी, सेना आपकी, ईडी आपकी, CBI आपकी, RBI आपकी, तो देश की में आतंकवादी आ कैसे गए, उन पे हथियार कैसे आ गए, हवाला का पैसा कैसे आ गया? तो आज देश पूछता है, मोदी जी प्रधानमंत्री आप, देश की सेना आप पे, CBI आप पे, ईडी आप पे, हर संस्था आप पे, फिर RDX आ कैसे गया? पुलवामा में हमला हो गया। बताएं, हवाला का पैसा कैसे आ गया देश के अंदर? और हमें कहते हैं हमारे लिए फंडिंग चीन से और पाकिस्तान से आ रही है। तो मैं पूछता हूं मोदी, बता, या तो कल तक डूब के मर जाना जमुना के अंदर, या बता जब सारी संस्थाएं तेरे अंडर में हैं तो हमारे पास पैसा कहां से आ गया? पर एक ये भी सवाल मन में उठता है कि जब कभी नजदीक में कहीं किसी भी जगह पे चुनाव होते हैं, ये सरहद पे तनाव तो तभी होता है, आगे पीछे तो कभी सुनने को मिलता नहीं। ये इत्तेफाक कैसे हो जाता है? इत्तेफाक नहीं है, ये जान के कराया जाता है। देखिए, हम लोगों को राष्ट्रभक्ति में, धर्म में, जाति में हम इतने घुल चुके हैं कि हम धर्म और जाति की अफीम खा के हम हर टाइम नशे में रहते हैं, क्योंकि सबको नशा पहुंचा रखा धर्म और जाति का। ये क्या करेंगे? अभी तो चुनाव आने दो, ये मंदिर में गाय का मीट फिकवा देंगे और मस्जिद में सुअर का मीट फिकवा देंगे और फिर लड़ा देंगे हम लोगों को धर्म और जाति पे। तो ये क्या, इनका यही काम है। दो हैं, भारत में मोदी और पाकिस्तान। हिंदुस्तान के ये जो धर्म के ठेकेदार हैं,
ये पाकिस्तान के मुसलमानों को गाली देंगे तो यहाँ हिंदुओं को लगेगा कि मुसलमानों को फांसी चढ़ा देगा मोदी, और वहां से वो हिंदुओं को गाली देंगे पाकिस्तान से, तो वहां के मुसलमान सोचेंगे कि अब कहीं से चुन दो, ये भारत को फना कर देगा। ना वो कुछ हिंदुस्तान का बिगाड़ सकता है, ना वो हम पाकिस्तान का बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन चुनाव खत्म, उस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खत्म। तो इस बार सरकार को सबसे बड़ी जो टक्कर मिली है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो एक भाईचारा है वो बहुत मजबूती से बना है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे भाई का भी कत्ल कर दें, पर धर्म जाति के नाम पे मत लड़ना, क्योंकि इस हमारे परिवार में जो भी हत्या होगी वो बीजेपी कराएगी। लास्ट सवाल है मेरा, मैं सवाल जो आंसर है वो संक्षेप में जानना चाहूंगी कि अब जब कोई भी हो, जैसे पंजाब में तो अकाली दल और कांग्रेस के कैप्टन साहब हैं, तो उनसे लोग बेहद परेशान हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि हमने बहुत विश्वास किया, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे इनको वोट्स दी और इनको जो कुर्सी पे बिठाया, अब वो बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए नहीं। तो हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही सीन है, तो यूपी में भी कुछ ऐसा होगा। तो अब क्या लगता है आपको कि क्या किसान आगुओं को एक नया बदल देना चाहिए लोगों को, कि क्या किसान आगुओं को आना चाहिए राजनीति में? आप क्या सोचते हैं? किसान तो राजनीति में 18 साल का होते ही कूद जाता है। सब किसान, कोई ऐसा नहीं है जो राजनीतिक ना हो। मैं भी राजनीतिक हूँ, 18 साल का होते ही वोट डालने लगा था। जब मैं वोट डालना शुरू कर दूंगा तो मैं राजनीतिक हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो राजनीतिक नहीं है। बस जब हम वोट देने जाते हैं तब हम बह जाते हैं। वो मत बहना कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे जानने वाला है, वो पार्टी नहीं देखता। तो इसके बीच में आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ अच्छे लोग राजनीति में हैं? अगर हम सोच समझ के वोट डालें तो उनको दे सकते, कांग्रेस या फिर बीजेपी में ऐसे अच्छे लोग हैं क्या? हाँ, कुछ हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत शून्य के बराबर है। उनको चुनने में हमारा फायदा होगा क्या? उनकी कोई सुनेगा ऊपर क्या? सबसे पहले संविधान में बदलना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। एक तो जब भी लोकसभा में कोई बहस होगी, व्हीप जारी नहीं होना चाहिए, और एक दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए। अगर कोई लोकसभा से इस्तीफा देता है या विधानसभा से इस्तीफा देता है, उस पे और उसके परिवार पे 10 साल का बैन लगना चाहिए। क्योंकि जिसको हमने चुन के भेजा, अब जैसा हरियाणा का ले लो, अब वो जेजेपी वाला है, जेजेपी वाला, वो क्या नाम है उसका, चौटाला, दुष्यंत चौटाला, वो बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, और वोट लेने के बाद कूद के बीजेपी की गोद में बैठ गया। अब किसान क्या करे? तो 5 साल के लिए किसान बन गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये संशोधन बहुत जरूरी है, बहुत काम करने पड़ेंगे। अभी किसानों की बहुत लंबी लड़ाई है, और जितना सरकार हमको ज्यादा दिन यहाँ बैठाएगी, हमारे उतने ही काम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सरकार से मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके नाल ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਊਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।